जी वेलकम बैक इन नेक्स्ट सेशन। मुझे ये बताएं कि अभी तक कोई इन दोनों जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़े हैं इनकी समझ आ गई सबको? दो क्वेश्चन थे, फिर उनका नीचे आंसर था और उसमें एक्सट्रैक्ट किया था थ्रू एनालिसिस। तो क्या सबको क्लियर है या इसमें कोई इशू है? बात करने के लिए आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अभी अलाउ किया हुआ है। हेलो। यस सर, क्लियर है। ठीक हो गया। ये मुजाहिद अटेंडेंस ले रहे हो यार? उबैद है? उबैद मेरे ख्याल आज नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू उबैद, आप लो अटेंडेंस, ठीक है। जी, आई वाज टॉकिंग अबाउट द असम्पशंस ऑफ डिस्कोर्स। तो इसमें चार बातें हमने की जिस तरह से पीछे सिलेक्ट किया था। ये एक्चुअली थंब रूल है कि किस रूल के तहत हम उन्हें अंडरलाइन करते हैं बातों को। जो हमारे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो किस वजह से या उनका बेसलाइन क्या होती है। तो इस एक तो है कि वो सिलेक्टिव डिस्क्रिप्शन होती है, कंस्ट्रक्ट का होता है बेसिकली। फिर पर्पस को शेप कर रहा होता है, इसलिए उसको करते हैं, वो चीज़ करते हैं। स्पीकिंग एज अ सर्टन पर्सन, यानी पोजीशनिंग होती है, और पार्टली रिहर्स्ड चीज़ें जो होती हैं वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं, अपने एक्सट्रैक्ट में अज्यूम करते हैं। आके सोशल शेप्ड बाय शेयर्ड रिसोर्सेज, इट इज सिचुएटेड, यानी इसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, ये सोशल प्रैक्टिस होती है। देयरफॉर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस, पॉसिबल मटेरियल फॉर डिस्कोर्स एनालिसिस, जो उसके अंदर होता है जगह पे, एड्रेस डिटेल्स, इंटरव्यूज, नेचुरली अकरिंग टॉक, फॉर एग्जांपल मीडिएशन सेशन भी हो सकता है इसमें। एक्सट्रैक्ट 2 की तरफ हम जाते हैं, जहां पहले बात हमने की, उसके अंदर मीडिएशन क्या हो सकता है। जी साजिद, आप अनम्यूट करें। सर आवाज बहुत कम हो गई है सर। अब ठीक है? सर वो शोर आ रहा है, जैसे करंट नहीं आता है ऐसे शोर आ रहा है आपकी तरफ। अब ठीक है? हेलो। भी ठीक नहीं है। नहीं है ठीक? नहीं सर। और अभी? अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब बोलें? होता है फिर बस ये वैसे हो अभी जाता है। अभी हम बोलना शुरू करते हैं तो ठीक हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा शोर आपके अपने कानों में भी है ना? है तो यहाँ अगर हम देखें एक्सट्रैक्ट 2 में मीडिएशन क्या थी। मीडिएशन एक्चुअली बोलना खाक है, सारा सेशन आती रहती है, बंदा टाइम पे एनरोल होता है। व्हाई नो इट्स गेटिंग रियल सीरियस। आप देख सकते हैं कि किस तरह के फुल स्टॉप है, कॉमा है। हेलो, तुम अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं सर, आपकी तरफ से ही नहीं हो रहा सर।
अभी तो हो गया है। आपको मैं म्यूट नहीं करता ताकि पता पता चलता रहे कि आप क्या कर रहे हो। हाँ जी उबैद। हाँ, सर मैं पहले भी अनम्यूट कर रहा था तो इधर से अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी हो गया। ठीक है। अब मैंने अलाउ किया आपको और साजिद को, दो लोगों को किया, बाकियों को तो मैंने म्यूट किया हुआ है। सर इसकी आवाज ठीक नहीं आ रही जब से आप ये हैंड फ्री यूज कर रहे हैं, जब इसके बगैर आप पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त ठीक आवाज आ रही। अच्छा, अब ठीक है। जी जी अभी सर। बेहतर है। चले ठीक है, तो फिर ठीक है। अच्छा ये देखें यहाँ पे उस एक्सट्रैक्ट को ना मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। हर लाइन को 10 लाइनें थी, 10 लाइनों में से हर लाइन को वन it's getting real serious thing, this is, आगे वो फुल स्टॉप आ गया था, बट lad keeps getting, तो ये मीडिएशन है थ्रू फुल स्टॉप, थ्रू कामा, थ्रू इक्विवेलेंट साइन, थ्रू साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, थ्रू सम क्वेश्चन मार्क। तो ये इनिशियल इंटरव्यू के अंदर जो मीडिएशन की आइडेंटिफिकेशन है वो आपको यहाँ शो हो रही है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। फाइंडिंग्स, कंप्लेंट्स अबाउट नेबर्स आर जनरेटेड, कैटेगराइजेशन ऑफ women इन मॉरल टर्म्स। सेकंड एक्सट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये बातें। प्रीमिसेस क्या था? सोसाइटी इज कंस्टिट्यूटेड थ्रू ऑनगोइंग प्रैक्टिसेस मेड एंड रीमेड, talk as a social practice, categorizations of women as a form of talk which reinforce such gendered social order। अभी ठीक है आवाज उबैद? जी सर अभी बिल्कुल ठीक आ रही। वेरी गुड। व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस? अगेन हम एग्जांपल्स पढ़ने के बाद, वो एक्सट्रैक्ट्स पढ़ने के बाद इवन हम देखते हैं द स्टडी ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड meanings or ideas around a topic which shape how we can talk about it। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बनती है डिस्कोर्स की। द स्टडी of well established meanings or ideas around a topic which shape how can we talk about it। किसी आइडिया के बारे में कि हम किस तरह उसको वेल वे में टॉक कर सकते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं, उसका हमें वेयर अबाउट बताती है। व्हाट इज, अगेन कोई और इसकी सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं। द स्टडी ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड मीनिंग्स आर आइडियाज, वेल एस्टेब्लिश्ड मीनिंग्स आर आइडियाज around a topic which shape how can we talk about it। For example, discourses of education, discourses of health and illness, discourses of place। ठीक हो गया? पॉसिबल प्रॉब्लम, टू स्टैटिक, स्टैटिक है रुका हुआ। इन चारों डिस्कोर्सेज में हम देखें एग्जांपल्स में, एजुकेशन, हेल्थ, इलनेस और प्लेस के जो डिस्कोर्सेज हैं इनमें। व्हाट इज अगेन सेकंड वर्जन इसका? The study of well-established meanings or ideas around a topic which shape how can we think and talk about it। The study of how meanings are established, how meanings are established, used, challenged and changed, including in a talk। इन तीनों बातों को किस तरह
एस्टेब्लिश हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, चैलेंज हो रहे हैं और चेंज हो रहे हैं। इन चारों बातों को कंसिडर करते हुए हम उसके बारे में जो बात करते हैं वो हमारा डिस्कोर्स कहलाता है। The study of how meanings are established, used, challenged, and changed, including in a talk, over time, genealogically study focused in audience life discourse practices. अगर हम इसको समराइज करें डिस्कोर्स को तो ये है 2 पॉइंट अभी तक हम बेस कर चुके कंक्लूड कर चुके हैं. The study of well-established meanings or ideas around a topic. The study of how meanings are established, used, changed, and challenged, including our talk. तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम एक यूनानिमस डेफिनेशन के डिस्कोर्स एनालिसिस होता क्या है. नाउ क्वेश्चन इज कि हम क्यों करते हैं. तो एज अ रिसर्चर डिस्कोर्स एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, वजह क्या है, मीनिंग क्या है, इसके पीछे नीड क्या है. वो है टू अंडरस्टैंड आवर सोशल वर्ड्स एंड देयर कम्प्लेक्सिटी. सोशल वर्ड्स की कम्प्लेक्सिटी को समझना, understand the implications of certain meanings and word views, to understand ourselves within our social words. कहते हैं ना between the line. एक होता है बादियों नजर में देखना. आपने अक्सर सुना होगा कि read between the lines, understand between the lines, without bracket नहीं. कुछ बातों के मफहूम कुछ इस तरह के होते हैं कि एपरेंट नजर नहीं आते, उसको एनालाइज करके क्रिटिकली जो चारों बातें पीछे हम सेकंड डेफिनेशन में सीखी हैं उनके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि किस हद तक क्या बात कर रहा है. तो सोशल वर्ड्स डिफरेंट हम खुद भी यूज करते हैं, अपने बारे में भी हम समझ सकते हैं. मसलन बात तो खैर इंग्लिश की हो रही है, मैं एक लफ्ज यूज करता हूँ नखित. तो जिन जिन को इसके मीनिंग का पता है वो बहुत जल्द समझ आते हैं कि जब किसी के बारे में ये वर्ड बोलते हैं तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, या उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. बहुत सारे वर्ड्स आपके पास भी होंगे, आप यूज भी कर सकते हैं, करते भी होंगे. व्हाट काइंड्स ऑफ डाटा. तो डाटा काइंड्स इन डिस्कोर्स एनालिसिस. हम तीसरे पॉइंट पे पहुंचे अभी तक. पहले हमने डेफिनेशंस की, 2-3 उससे केसेस पढ़े, उन केसेस के एक्सट्रैक्ट्स देखे, ये सीखा कि वहाँ रिसर्चर उनको कैसे ट्रांसक्राइब करता है और एक्सट्रैक्ट करता है. फिर हमने इसकी नीड देखी कि क्यों करते हैं डिस्कोर्स. अब हम डिस्कोर्स में जो डाटा यूज होता है उसकी काइंड्स देख रहे हैं. ठीक है, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आप डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजीज और डिफरेंट रिसर्च डिजाइन में पढ़ चुके हैं. आपने क्वांटिटेटिव पढ़ा, क्वालिटेटिव पढ़ा, उसमें एक्सपेरिमेंटल पढ़े, और पता नहीं दुनिया जहान की कौन कौन सी रिसर्च आप लोगों ने इस सेमेस्टर में पढ़ छोड़ी हैं. बड़े लायक बच्चे हो. तो ये एक डिफरेंट बात है कि यहाँ जो डाटा है काइंड ऑफ डाटा वैसी नहीं है जैसी आप पहले देख चुके हो. वहाँ तो आपका था कि वो क्वालिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव डाटा है, फिगर्स में है, नंबर्स में है, या किसी का इंटरव्यू है. यहाँ लैंग्वेज डाटा है. एक तीसरी बात आ गई है. लैंग्वेज हम किसे कहते हैं? रिटन, स्पोकन, फाउंड और कलेक्टेड. अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस इमेजेस हैं, बिहेवियर है, सिचुएशन है, फाउंड, कलेक्टेड है. तो ये इनसे जो हम समझेंगे, जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, तो एक्सप्रेस दिस इज नोन एज द data shapes or data kinds towards discourse analysis. ठीक हो गया. अब देखें यहाँ मुझे फिर दिल चाह रहा है बताने को कि इसका बड़ा अच्छा MCQ बन सकता है. Keeping in mind the kinds of data in discourse analysis consists of language data in discourse analysis consists of options. Pick the right one. 1, 2, 3, 4 यहाँ दी हुई है. रिटन है, स्पोकन है, फाउंड है, कलेक्टेड है. अगर ये सारी की सारी दे दें,
इसमें से किसी एक को गलत कर दें, फाउंड को साउंड बना दूं, रिटन स्पोकन साउंड एंड कलेक्टेड, तो ऊपर है कि आपने जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको टिक करना है। आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे जहां फाउंड की जगह साउंड लिखा होगा। तो समझ आ रही है कि किस तरह से एमसीक्यू बनते हैं। इसी तरह अदर देन लैंग्वेज डाटा, द एविडेंस for discourse analysis towards data are other than language. Evidences for discourse data are 1. Images, 2. Behavior, 3. Situation, 4. Found, collected. तो यहाँ किसी का उल्टा सीधा नाम रख देते हैं, इमेजेस का कोई और डायग्राम रख दूं तो डायग्राम और इमेज में बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ अपना क्या बड़े काबल और क्या कहते हैं अहम स्कॉलर्स आपके अंदर मौजूद हैं जो इन चीज़ों को मैटर नहीं करते, ख्याल नहीं करते कि जो लिखी हुई है उसको ज़हमत कर लें, पढ़ लें कि ये हमारे बारे में या किसी और के बारे में। असाइनमेंट किसी की अपलोड करनी हो तो उसी के नाम से ही कर देते हैं, वहाँ अपना नाम भी लिखना गवारा नहीं करते। ये पुराने वक्तों की बातें हैं। जब मैं कर रहा था ना, मिडिल 8वीं जमात में थे, तब एक दरसी मॉडल टेस्ट पेपर होते थे। तो दरसी मॉडल टेस्ट पेपर्स पे का कमाल ये था कि उस पे ना अहम सवालों के ऊपर हाथ का निशान बना होता था। जिस तरह अभी ये साजिद ने हैंड रेज किया हुआ है ना, ये अपनी उंगलियां बंद कर ले और पहली उंगली और अंगूठा खुला रखे तो जो निशान बनेगा वो इम्पोर्टेंट का निशान होता था। तो वो हजरात, यार तूने वो बंद ही कर लिया हाथ। तो वो हजरात जो नकल करते होते थे वो हाथ भी बना के आते थे, वो समझते थे कि ये हिस्सा है उस आंसर का, तो उधर से पहचाने जाते थे कि ये डिटो कॉपी नकल मारी हुई है। तो आपके अंदर भी बड़े एलिजिबल और अहम मेहनती काबिल लोग ऐसे मौजूद हैं जो दूसरों की असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं और उनके ऊपर अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, उनके नाम से ही अपलोड अपने अकाउंट पे कर देते हैं, फिर क्लेम करते हैं कि हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, हमारे बड़े नंबर आते हैं, हम तो टॉप करने वाले लोग हैं, तो आप हमें नंबर जरूर दे दें। फिर इस पे बहस भी करते हैं। हालांकि ये पता होना चाहिए कि ये प्लेजरिज्म है। अगर ये इलीगल है, अनएथिकल है, इसको हम रिपोर्ट करें यूनिवर्सिटी को तो रस्टिकेशन हो सकती है यूनिवर्सिटी से, क्योंकि रिसर्च डिग्री है ना। तो आप लोग तो बड़े मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि बुरा लिख लें, कम लिख लें, थोड़ा लिख लें, अपना लिखें और अपना अपलोड करें, दूसरों का ना करें। बाज़ औक़ात लोग जानबूझ के भी गलत भी लिख के दूसरे को दे देते हैं कि अच्छा ठीक है, उसे बड़ी जल्दी है, तो उल्टा सीधा लिख के दे दिया कि ये लो तुम्हारी असाइनमेंट मैंने तैयार कर दी है, तुम अपलोड कर लो। तो वो अक्लमंद लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। तो इस तरह ना किया करें, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। क्रिटिसिज्म ऑफ डिस्कोर्स एनालिटिक रिसर्च। डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिन करना होता है, मेजर करना। तो क्या ये डिटर्मिनिस्टिक है या नहीं है, इस पे बात होती है, इस पे क्रिटिसाइज किया जाता है डिस्कोर्स एनालिसिस रिसर्च को। तो यस, इट इज डिटर्मिनिस्टिक बट आल्सो अबाउट हाउ मीनिंग्स आर यूज्ड एंड कंटेस्टेड, कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस मीनिंग में बात की हुई है। अगेन क्रिटिसिज्म है कि इट इट जस्ट वर्ड्स हैं, बट डिस्कोर्स इज मटेरियल, वर्ड्स नहीं है। तो जिस तरह मैंने अभी हाथ वाली एग्जांपल दी कि हाथ बना होता था दरसी मॉडल टेस्ट पेपर पे, उस हाथ के ही हम इमेज का डिस्कोर्स करें तो बहुत चीजें समझ आ जाती हैं। बेसिकली दैट वाज अ साइन ऑफ इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन
अगर आपको उसकी समझ नहीं है तो आप उसको अपने पराये में लेंगे, आप उसको हिस्सा समझेंगे। Why do discourse analysis? Discourse analysis is conducted to understand the varied possibilities. It is very interesting. It is about the people and their social words. So that's why discourse analysis is conducted. ये ऑथर हैं जिनकी ये प्रेजेंटेशन थी, मैंने आपके सामने रखी, उनका ये ईमेल आईडी है। मज़ीद उनसे अगर कुछ पूछना चाहें तो आप उन्हें ईमेल करके पूछ सकते हैं, मंगवा सकते हैं मटेरियल। ये ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, वहाँ के हैं ये। तो सम अप अगर करें तो मैं अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट करने का, हम इसको सम अप करना चाह रहे हैं। तो आप लोग सम अप करें, बताएं कौन कौन सी बातें हमने पढ़ी हैं। मैंने 5 बातें बताई हैं। Who will be the first to share with me what 5 points we have covered in this discourse analysis के 5 ही characteristics हैं? आकिब एजाज, are you there? बोलो। Yes sir, I'm listening to you. Yes sir, I'm here. आप लेट आए हो आज, कहाँ थे? नहीं, मैं इधर ही हूँ। अच्छा चलो, बताओ क्या कब का ज्वाइन किया आपको? क्या हमने डिस्कस किया, बताओ। सर मुझे तो आज के लेक्चर की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई खास। शाबाश। मैं सोच रहा था कि लेक्चर खत्म हो और सर से मैं बात करूं और उनसे क्वेश्चन करूं कि इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे, तो आपने खुद ही मुझे मतलब कॉल कर दिया। नहीं तो इसका मतलब है फिर आप टाइमली नहीं आए, मुझे लग रहा है, या किसी और नहीं, काम मैं लगे शुरू से होंगे। आया। अच्छा चलो, नहीं, मैंने साजिद दोनों आप, सेशन मैंने। मोहम्मद साजिद जावेद, आप कुछ कहेंगे? क्या समझ आई क्या नहीं? जी अंजम रफीक साहब, सर बोलिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट पॉइंट तो आपने तक डिस्कोर्स होता क्या है? यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एनी कम्युनिटी या एनी नेशन इज कॉल्ड अ डिस्कोर्स। ठीक है, वेरी गुड। हमने इसकी 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, 2 केसेस पढ़े हैं जिनको एक्सट्रैक्ट किया है, टाइप्स पढ़ी हैं, क्यों हम इसको करते हैं, मेथड क्या है, डाटा क्या है, डाटा के सोर्सेज क्या हैं और इसकी नीड क्या है, ये हमने पढ़ा है। जी करें, बात करें। फॉर एग्जांपल हम है उसके मुख्तलिफ एरियो में, मुख्तलिफ नेशन में इसके डिफरेंट मीनिंग ली जाती है। किसी के एरिया में गुड के होती है मीनिंग, किसी एरिया में बैड भी होती है। उसकी मुख्तलिफ मीनिंग उसके डिस्कोर्स में दी जाती है हम स्टैंड करने में। आए हाय, अब मेरे पास मसला है मेरे साथ साउंड का। सुनाइए सर बात की। 1 मिनट, ये सुनने के लिए मैं इसको लगा लूँ, ज्यादा क्लियर सुना जाएगा। रिपीट करें क्वेश्चन अपना। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं आ रही है सर। अच्छा मोहसन मिराज, आप बात करें, ऑन करें अपना माइक। मोहसन मिराज। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड डिस्कोर्स एनालिसिस, यानी कि किसी भी लैंग्वेज जो है
वो हो सकती है, यानी कि कंटेक्स्ट और कंटेंट को समझना कि ये किस मीनिंग में कहा गया है, कंटेक्स्ट को यानी कंटेंट में समझना कि ये किस यानी कि मीनिंग में कहा गया है, और कंटेंट को जो है ना वो कंटेक्स्ट में समझना ये डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है। फर्स्ट सेशन में पढ़ा था। उसके बाद दो आपने जो क्यूट थी वो लिखवाई थी कि पैराग्राफ जो थी हार्मोन ग्रोथ एग्जिबिट्स, उसमें से आप समझाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी पैराग्राफ है उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है दरमियान में, फिर उसमें से जो मीनिंग वगैरह निकालने हैं, फिर उसमें से जो अंडर फज है एक मसलन जिस तरह हम प्री साइज करते हैं ना सीएसएस में कि एक पैराग्राफ हो गया उसको हमने प्री साइज कर दिया है, अंडरलाइन द डिफिकल्ट मीनिंग, इस तरह अपने मीनिंग को करके फिर उसको एक मुकम्मल तौर पे पैराग्राफ को प्री साइज कर देना है। मसलन अगर पैराग्राफ 6 to 7 लाइन में है तो उसको हमने 2 to 3 लाइन में या 2 लाइन में उसका यानी कि मुकम्मल तौर पर जो कम्प्रीहेंसिव मीनिंग है वो समझ आ जाए। ये आपने जो पढ़ाया था जिस तक मुझे समझ आई है थोड़ी बहुत। बिल्कुल ठीक समझ आई है आपको, बिल्कुल ठीक आई है जी। कोई और बात करे? वैसे आपने बताया कि पर्पस क्या है डिस्कोर्स लैंग्वेज का पर्पस क्या है? टू कम्युनिकेट द अदर पीपल, टू अंडरस्टैंड देयर टॉक, व्हाट दे सेड। तो इसी तरह में इसको नीड होती है कि अंडरस्टैंड करने के लिए दूसरों की कम्युनिकेशन। हाँ, तो हम कहीं बिजनेस करते हैं, कहीं जाते हैं तो उनकी कम्युनिकेट करेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, सर फिर हम करेंगे। हाय। Your fix of your voice is not very clear to me. I can't understand what you are asking. तो अगर आप टाइप कर दें यहाँ पे तो भी हमारा मसला हल हो सकता है। मैं कहते इसका पर्पस जो कहा था कि डिस्कोर्स एनालिसिस का, डिस्कोर्स लैंग्वेज का पर्पस क्या है? Purpose of discourse analysis. Yeah. हाँ सर, टू this is कम्युनिकेट द अदर पीपल। ये देखें, कम्युनिकेट द अदर पीपल, ये है इसका पर्पस। ये पर्पस लिखा है जी, टू अंडरस्टैंड आवर सोशल वर्ड्स एंड देयर कम्प्लेक्सिटी, to understand the implications of certain meanings and word views, to understand ourselves within our social words. This is the purpose of discourse analysis. जी मरियम सदीका यहाँ पे हैं। मरियम सदीका क्या नाम है? हेलो, चलें कोई और बात करे। सर मैं इसको एलेबोरेट करना चाहूँगा, इस जो डिस्कोर्स एनालिसिस है ना, इस पूरे को ना करें, फिर आपके बाद मरियम सदीका बात करेगी, फिर मरियम नूर करेगी। एक्चुअली सर इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्ड अप करते हैं। कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है या सोशल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। हाँ, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। मरियम सदीका बोलें आप। हेलो, हेलो मरियम सदीका, मरियम मुनीर, तो भाई अपना जी अनम्यूट सर, करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जी करें, कमेंट करें।
ये माइक शाइक इसके नहीं काम करते, काला आधार का खर्चा है कर पता कड़ा माइक आवाज ही कख नहीं इधर घड़ी इथों आवाज दी घट वध हुंदी जाओ तुम चार्जर भी उतार लिया माइक फड़ लिया हेलो 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 यस सर। हाँ जी आवाज मेरी आवाज आ रही है जी सर आ रही है। हाँ जी प्लीज आप बोलें बात करें सर वो मैंने भी बताया वो आवाज नहीं आई थी। नहीं नहीं मुझे नहीं आ सकी थी मैंने अभी जी सर मैं रिपीट आपको कर दें बता रही थी आपने जब जो स्टार्ट किया कि डिस्कोर्स एनालिसिस होता क्या है, इट इज हाँ अबाउट टेलिंग द स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है, जो ग्रामर यूज की गई है। और जब हम किसी भी एक पढ़ते हैं किसी भी डिस्कोर्स को तो उसको हम एनालाइज करने के लिए पहले उसकी प्रेसी करते हैं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं और फिर उनको एनालाइज करते हैं। ठीक हो गया मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको जी सर ठीक आ रही है। ओके ओके अच्छा कोई और अभी मरियम सदीका को मैंने कह रहा था वो बोल नहीं रही कोई और बोले खालिद है शेरबाज है अबरार है बोलो बोलो यार क्या सुन रहे हो उस वक्त के सर मैं बताऊं जी जी बोलें बोलें सर इसके अंदर ये डिस्कोर्स के अंदर आपने ये देखना होता है कि ये इसने जो बात की है इसके सर हम एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी एक मास्टर्स के अंदर जी जी लेट्स सपोज सर लंच चल रहा है ठीक तो है कोई बंदा कहता है कि कैन यू प्रोवाइड मी सॉल्ट यानी कि उसको नमक चाहिए होता है ठीक तो है जो आप जो सुनने वाले हैं वो उसको यस या नो में आंसर नहीं करते, वो उसको नमक पकड़ा देते हैं। तो ये उसका हाँ डिस्कोर्स है कि बेसिकली आपने उसको अगर आप लैंग्वेज के यूज में कहते हैं तो आप उसको या यस कहते हैं या नो कहते हैं, मतलब ठीक या आप उसको कहते हैं मैं दे सकता हूँ या नहीं, लेकिन देने वाला उसको सॉल्ट जो वो प्रोवाइड करेगा। ठीक वो है इसलिए कि उसने उसका कॉन्टेक्स्ट देखा और उसने देखा इसको नमक थोड़ा लग रहा है खाने में और इसको इस चीज की नीड है, ठीक मतलब हो उसने गया बजाय इसके लैंग्वेज के प्रोस्पेक्टिव में सिर्फ यस या नो में जाता, लेकिन जी डिस्कोर्स के प्रोस्पेक्टिव में उसने उसकी नीड पूरी की है ये नीचे। सही सही दैट्स गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है और जी वी डू हैव फ्यू मिनट्स अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम Sir, I have a question here. What is difference between discourse and narrative? discourse and narrative Yes, sir. These both are different methodologies ये दोनों different methodologies हैं narrative Sir, हाँ recent past में हम पाकिस्तान में वो इलेक्शन के करीब देखते रहे हैं कि वो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, हाँ तो उनका जो वो बयानिया था वो जो भी अपनी पॉलिटिक्स के लिए, तो उसे हम कहते हैं कि इनका नैरेटिव क्या है, इनकी नरेशन क्या है। तो मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि अगर हमने उनके बयानिए को जो उनका माटो था उसको अगर स्टडी करना हो तो वो उसके लिए वो डिस्कोर्स एनालिसिस है या नैरेटिव स्टडी है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में? नहीं वो स्टडी कोई भी नहीं है नैरेटिव मीन आपका एक बयानिया क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो तो उसका मतलब ये है बेसिकली सर इसका मैं बताऊं थोड़ा सा जी बताएं सर इसमें यह है कि जो नैरेटिव और डिस्कोर्स है ना सर, डिस्कोर्स जो है ना हर बंदा अपने प्रोस्पेक्टिव में उसको लेके जाएगा, मतलब अब जो नॉन लीग के लोग जो उनके हामी है सपोर्टर्स हैं
वो उसका डिस्कोर्स उसी नैरेटिव का और सेंस में करेंगे, पीटीआई का उसका और सेंस में डिस्कोर्स लेंगे, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो उसका डिस्कोर्स और सतह पे लेके जाएंगे, क्योंकि सर उनकी अपनी अपनी एक उसका उनका सोचने का लेवल है। अब मियां नवाज साहब ने जो स्टेटमेंट तो दे दी, नैरेटिव आ गया, अब डिफरेंट लोग जिसमें ये असेंबली में बैठते हैं जो ओपोजिशन के होते हैं वो डिस्कोर्स वो उसी बात को उस अपने एंगल से ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में की गई है, जिस तरह सर आजकल का इशू बना हुआ ये मंदिर वाला, जो गवर्नमेंट के साथ है लोग वो कहते हैं जी ये तो 2012 की बात है, ये उससे उसको रिलेट करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं कि नहीं जी ये इनिशिएट इन्होंने नहीं लिया, वो आपकी पिछली गवर्नमेंट की थी, ये तो हम उसको कंटिन्यू करवा रहे हैं। और जो उनका नैरेटिव है वो इनके ऊपर डिस्कोर्स करते हुए अटैक करते हैं कि नहीं जी ये आपकी गवर्नमेंट है जो इसको लेके चल रही है। तो डिस्कोर्स जो है सर ये वेरी कर जाता है कि मतलब उनकी अपनी परसेप्शंस क्या हैं और वो किस तरह से वो किस कॉन्टेक्स्ट के साथ आपके उस नैरेटिव को जोड़ रहे हैं मतलब। और ज्यादातर सर जो पॉलिटिकल ये जो होता है ना इसमें डिस्कोर्स के बजाय क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस किया जाता है। अच्छा एक्चुअली हम कंसर्न हैं बेसिकली मेथोडोलॉजी से। तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम जब नैरेटिव की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप अडॉप्ट कर रहे हैं, सॉरी वो जो राइट अप है उसको नरेट करके लिखना है, उसको आपके पैराग्राफ्स या जो राइटिंग है जो डिफरेंट पॉइंट्स आपने लिए हैं उनको आप किस तरह से डिस्पर्स करते हो लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। वेयर एज जो हमारा डिस्कोर्स है ये वर्ड्स और मीनिंग्स की अंडरस्टैंडिंग है कि रिसर्च, ये दोनों क्वालिटेटिव रिसर्च की मेथोडोलॉजीज हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च एक अप्रोच है, दोनों की मेथोडोलॉजीज हैं, ये दोनों अलग अलग है। तो नैरेटिव जो है, नैरेटिव रिसर्च या नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग या नैरेटिव मेथोडोलॉजी वो डिस्कोर्स में के अंदर एम्बेडेड है, इसका हिस्सा हो सकती है, कहने का ये मतलब है। अदरवाइज जो आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बात की है दैट इज फाइन इनफ, वो अपने एंड पे बिल्कुल ठीक है, ऐसा है। सर इसमें मेथोडोलॉजी के हवाले से तो मैं वो कह रहा था कि जो नैरेटिव स्टडी है उसमें तो हम स्टोरी टेलिंग या एपिफेनी लाइक वो जो भी उसकी मेथोडोलॉजी है, स्टोरी एक ले लेते हैं किसी इंडिविजुअल की, उससे आगे वो कर लेते हैं। तो इसके अंदर डिस्कोर्स के अंदर हमने सोशल कंटेक्स्ट को बेसिकली जो भी हमारे पास ऑरल या रिटन जो भी वर्क है उसका सोशल कंटेक्स्ट के साथ उसको रिलेट करना होता है। जी आपने बिल्कुल ठीक समझा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो इसका भी टाइम ख़त्म हो गया है इस सेशन का, तो हम आगे चलते हैं, फिर अगले में दोबारा मिलते हैं। सर ये मैंने पूछना था ब्रेक कितनी देर की होगी? ये जी ऑलमोस्ट 15 मिनट लगते होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सर। डॉक्टर साहब ठीक हो, खैरियत है? अच्छा सर वो मैंने देखा है ये ना थोड़ा मिक्सअप हो गई चीज़ें। 2 आर्टिकल इसमें हमने भेजे हुए थे, दोनों में ही फर्स्ट आर्टिकल जो है ना वो शमी है। तो ये एक पहले ईमेल थी, एक फिर बाद में थी ना। तो इस वाले आर्टिकल में हाँ जी इसी शुमारे